हाँ, आज का हमारा टॉपिक है हर्डमानिया। हम हर्डमानिया जीव के बारे में पढ़ रहे थे। सभी को स्क्रीन दिख रही है? किसी भी प्रकार की कोई दिखने में दिक्कत नहीं है ना? आप मुझे बता दें ताकि हम कंटिन्यू करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे तक? यस, मतलब ठीक है सब सिस्टम। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने हर्डमानिया को जाना था, इसके बेसिक्स क्लासिफिकेशन वगैरह को देखा था। अब हमने इसके चोल के बारे में भी बात कर ली थी। मैंने बताया था कि हर्डमानिया जो जीव है इसको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ट्यूनिकेट्स? क्योंकि इसके शरीर के ऊपर ट्यूनिसिन का खोल पाया जाता है। ये चीज हमने देखी थी कि ट्यूनिसिन का खोल पाया जाता है। ट्यूनिसिन एक पॉलीसैकेराइड है। इसका खोल पाए जाने के कारण हर्डमानिया को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता था। ये क्या होता है? इसका चोल होता है। इसका क्या होता है? चोल होता है। अब बात करें तो इसके चोल में कुछ अन्य प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती है। कौन कौन सी संरचनाएं जो है वो इसके चोल में पाई जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चोल के अंदर हमने संरचना की बात की थी। कुछ कंटिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेजल्स के बारे में, स्पाइक्यूल्स के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इस ट्यूनिसिन के खोल के या चोल का कार्य क्या होता है। काम मैंने बताया कि एक तो ये क्या बनाती है? प्रोटेक्टिव आवरण बनाती है कि जीव क्या है, प्रोटेक्शन प्राप्त कर सके। दूसरा मैंने बताया कि ये रेस्पिरेशन में भी सहायता करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ये बात भी मैंने आपको बताई। प्रोटेक्शन भी करता है, ये बात भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा बच्चों मैंने ये बताया कि ये एज ए सेंसरी ऑर्गन भी काम करता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करना। अब संवेदनाएं मतलब बाहरी स्टिमुलेशन चेंजेस, जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है वो सब क्या है? स्टिमुलेशन है। अब इन स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी पार्ट तो काम करेगा ही। इन स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें आंख, नाक, कान जैसी तो कोई संरचना है नहीं जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो इसलिए इसमें जो खोल होता है इसका ट्यूनिसिन का बना हुआ, यही खोल क्या करता है? इसमें एज ए सेंसरी ऑर्गन वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें कि अगर इसके हम ऊपरी वाले चोल को हटा दें, हटाकर अगर हम इसके संरचनाओं को देखना चाहें, कि हम अगर इसके चोल को हटा दें और अंदर जैसे जीव को देखना चाहें तो कैसा जीव हमें दिखाई देगा। तो अगली बात हम ऐसे लिखेंगे कि नई लाइन से आप लिखोगे, चोल को हटा देने के बाद देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, बाहरी जो आवरण होता है उसको चोल कहा जाता है। चोल के नीचे जो झिल्ली नुमा आवरण होता है उसको मेंटल या परवार कहा जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी जब मैंने मोलस का पढ़ाया था आपको। जब मैंने आपको मोलस का पढ़ाया था तब मैंने ये चीजें बताई थी कि कैसे कैसे ये संरचनाएं होती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये बाहर का जो आवरण है वो चोल है। चोल के नीचे क्या है? झिल्लीनुमा प्रवार है। और प्रवार यानी कि मेंटल है। और ये मेंटल क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? ये जो जीव है हार्डमानिया, इसमें ये जो प्रवार होता है ये पारदर्शी होता है। तो आप क्या करोगे? अगर इसके चोल को हटा दोगे तो इसके नीचे की जो संरचनाएं हैं वो आपको नजर आने लग जाएगी। और उनको नजर आने के बाद में आप ये बता सकते हो कि हार्डमानिया में क्या क्या संरचनाएं कैसे कैसे हो सकती है। तो हम इस लाइन को लिखेंगे कि हार्डमानिया के चोल को हटा देने के बाद, हार्डमानिया के चोल को हटा देने के बाद हम इसके विसेरल ऑर्गन्स को, विसेरल ऑर्गन्स बोले तो आंतरांगों को, हम इसके आंतरांगों को या आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को पारदर्शी प्रवार की सहायता से, पारदर्शी प्रवार की सहायता से देख सकते हैं। पारदर्शी प्रवार की सहायता से, मेंटल की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप अगली लाइन से,
बाईं ओर से देखने पर बाईं ओर से देखने पर बाईं ओर से देखने पर हर्डमानिया में निम्नलिखित संरचनाएं देखी जाती है। हर्डमानिया में निम्नलिखित संरचनाएं देखी जाती है। बाईं ओर से देखने पर हर्डमानिया में निम्नलिखित संरचनाएं देखी जाती है। पहला लिखोगे गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र। गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र बाईं ओर से देखने पर, अभी लिखवाना चालू किया है, आपको लिखना है कि हर्डमानिया में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है बाईं ओर से देखने पर। गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र पहला है, गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र। नेक्स्ट है गिल तथा परिकोष्ठ साइफन। गिल तथा परिकोष्ठ साइफन। गिल तथा परिकोष्ठ साइफन। तीसरा लिखोगे आमाशय आंत मलाशय। आमाशय आंत मलाशय। मेरे साथ साथ करते रहना भाई, अगर आप काम बीच में छोड़ दोगे या स्किप करोगे क्लास को तो ये चीजें बाद में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा मैटर और फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये चीजें इतनी मुश्किल होती है जितनी आप इनसे दूर भागते हो। एट ए टाइम तो सरदर्द देने वाली है ये सारी बातें। गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र हो गया, तंत्र हो गया, ठीक है। तंत्र लिख दिया गया, रंध्र लिखना है इसको। गिल तथा परिकोष्ठ रंध्र, ठीक है। गिल तथा परिकोष्ठ साइफन। तीसरा आमाशय आंत मलाशय। चौथा लिखोगे यकृत। यकृत का बायां भाग दिखता है, ठीक है ना, बाएं भाग से। पांचवा लिखोगे आप गोनड। गोनड होता है जो जननांग के तौर पर, इसमें जनन ग्रंथि के तौर पर काम करता है, बायां गोनड। सारी बातें आगे आएगी, ये ऑर्गन संघ सब आएंगे, एक बार लिख लिया बायां गोनड। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, मैंने बताया था कि प्राणी के ग्रसनी के भीतर एक खांच पाई जाती है। प्राणी के ग्रसनी के भीतर एक खांच पाई जाती है, उस खांच को क्या कहा जाता है? कोई भी विद्यार्थी मुझे बताए क्या कहा जाता है? प्राणी की ग्रसनी, इसोफेगस के भीतर जो प्रोटोपोर्टेट्स होते हैं उनके अंदर एक खांच पाई जाती है, ग्रूव पाई जाती है, उस खांच को क्या कहा जाता है? एंडोस्टाइल कहा जाता है। कहाँ हो आप? ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे एंडोस्टाइल। छठी संरचना है एंडोस्टाइल। छठी संरचना लिखोगे एंडोस्टाइल, ठीक है। अब ये बाईं ओर से बाएं बाएं दिखे हैं, ठीक है। गिल व परिकोष्ठ रंध्र ये बाईं साइड से, गिल व परिकोष्ठ साइफन ये बाएं साइड से, ठीक है। ये आमाशय आंत ये बाईं साइड से। अगर हम दाईं साइड से देखेंगे तो भी यही सेम संरचनाएं दिखेगी, लेकिन ये दाएं साइड से दिखेगी, यानी कि इनका राइट साइड दिखेगा, और बाईं साइड से देखेंगे तो बायां साइड दिखेगा। तो इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक तो चीज ये लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे, अगली हेडिंग लगाओगे मेंटल। हेडिंग है मेंटल और बॉडी वॉल।
यानी कि प्रवार और देह भित्ति। हेडिंग लगाओगे प्रवार और देह भित्ति, प्रवार और देह भित्ति। सभी विद्यार्थी टाइम से क्लास में आए, कोई लेट आएगा तो मैं उनको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार आपका जो नोटिफिकेशन आता है उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। 11 बजे राइट ज्वाइन कर लिया करो, इसके अलावा फिर बाद में ज्वाइन नहीं किया, 5 मिनट वेट करना आपको पड़ सकता है। बीच में आते हो ना तो वो चीज फिर आपको ही नुकसानदायक है। मैं नहीं ऐड करूंगी अब। मेंटल और बॉडी वॉल, ठीक है, लिखिए। मेंटल के बारे में मैं आपको बताऊं तो मेंटल के बारे में ये चीज याद रखनी है कि प्राणी के चोल के नीचे झिल्ली नुमा आवरण को प्रवार कहा जाता है। लिख लीजिए इस बात को। प्राणी के चोल के नीचे, प्राणी के चोल के नीचे झिल्ली नुमा आवरण को प्रवार कहा जाता है, प्रवार या मेंटल कहा जाता है। प्राणी के चोल के नीचे झिल्ली नुमा आवरण को प्रवार कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रवार के द्वारा ही चोल का स्त्राव किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रवार के द्वारा ही चोल का स्त्राव किया जाता है। यानी कि प्रवार है ना, यही चोल बनाती है, ये बात है। प्रवार अपने स्त्राव से बाहर की ओर चोल बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे उत्तकीय संरचना के तौर पर, उत्तकीय संरचना के तौर पर प्रवार में 3 स्तर पाए जाते हैं। उत्तकीय संरचना के तौर पर प्रवार में 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला लिखोगे आउटर एक्टोड्रम, बाहरी एक्टोड्रम। पहला लिखोगे बाहरी एक्टोड्रम। पहला लिखोगे बाहरी एक्टोड्रम। पहला लिखोगे आउटर एक्टोड्रम। दूसरा स्तर लिखोगे मध्य मीजोड्रम, मिडल मीजोडर्मल। मध्य मीजोड्रम, मिडल मीजोडर्मल। तीसरा लिखोगे इनर एक्टोड्रम। तीसरा लिखोगे इनर एक्टोड्रम। इनर एक्टोड्रम। पहला लिखोगे आउटर एक्टोड्रम, दूसरा लिखोगे मिडल मीजोड्रम और तीसरा लिखोगे इनर एक्टोड्रम। जो विद्यार्थी लेट आए हैं वो ध्यान दें, आपको एक काम करना है, ये जो मेंटल और प्रवार है ये हेडिंग लगा के लिख लेनी है और इसमें लिख लेना है प्रवार के 3 स्तर और फिर ये 3 नाम लिख लेने हैं। प्रवार के 3 स्तर है और ये 3 स्तरों के नाम लिख लेने हैं।
देखिए बाहरी एक्टोड्रम में क्या पाया जाता है वो हम लिखेंगे। बाहरी एक्टोड्रम के तौर पर चपटी षटकोणीय सेल पाई जाती है। षटकोणीय सेल, हेक्सागोनल सेल्स पाई जाती है। चपटी षटकोणीय सेल्स पाई जाती है। चपटी षटकोणीय सेल्स पाई जाती है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखोगे मध्य मेसोडर्मल में, इसमें रुधिर कोटर पाए जाते हैं। चाहे आपने डेस लगाया वही लिख सकते हो, जगह बची हुई है तो। रुधिर कोटर पाए जाते हैं। न्यूरॉन न्यूरॉन फाइबर पाए जाते हैं, या न्यूरॉन सेल भी लिख सकते हो। तीसरा है वो पाई जाती है मसल्स पाई जाती है, ये पाई जाती है मिडल मेसोड्रम में। इनर मेसोड्रम की अगर हम बात करें, इनर एक्टोड्रम की सॉरी, तो इसके अंदर बहुभुज यानी कि पॉलीगोनल चपटी सेल पाई जाती है। बहुभुजी चपटी सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुभुजी चपटी सेल्स पाई जाती है। ठीक है। ये जो है इनर एक्टोड्रम, ये परिकोष्ठ का आंतरिक आवरण भी बनाती है। परिकोष्ठ का आवरण भी बनाती है। परिकोष्ठ यानी कि एट्रियम, बताएंगे क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें समझ में आएगी। परिकोष्ठ का आवरण बनाती है। परिकोष्ठ का आवरण देखो, एक गिल साइफन होता है, एक परिकोष्ठ साइफन होता है। गिल साइफन से तो जल अंदर आता है और परिकोष्ठ साइफन से बाहर निकलता है। ये बात है कि गिल साइफन से जल प्राणी के अंदर प्रवेश करता है, परिकोष्ठ साइफन से बाहर निकलता है। बाकी ये घटनाएं आगे भी आएगी तब हम समझ लेंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में लिख लिया आपने। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे, नए पेज से चलते हैं, अगली हेडिंग लगाओगे। देखो, जो परिकोष्ठ होता है ना बच्चों, इसका एक अन्य नाम होता है जिसको हम कहा जाता है एट्रियम। क्या कहा जाता है? एट्रियम। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाओगे आप परिकोष्ठ या एट्रियम। परिकोष्ठ या एट्रियम। परिकोष्ठ या एट्रियम। इसमें लिखोगे प्राणी के परिवार व ग्रसनी। प्राणी के प्रवार व ग्रसनी। प्राणी के प्रवार व ग्रसनी के बीच गुहा पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है। प्राणी के प्रवार व ग्रसनी के बीच गुहा पाई जाती है, सिलोम पाई जाती है। प्राणी के प्रवार व ग्रसनी के बीच गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर प्राणी के विभिन्न जिसके अंदर प्राणी के विभिन्न विसेरल ऑर्गन आंतरांग स्थित होते हैं। जिसके अंदर प्राणी के विभिन्न आंतरांग स्थित होते हैं।
नेक्स्ट लिखोगे ग्रसनी के समीप परिकोष्ठ गुहा संकरी पतली होती है। ग्रसनी के समीप परिकोष्ठ गुहा संकरी पतली होती है। ग्रसनी के समीप परिकोष्ठ गुहा संकरी पतली होती है। देखो स्टिग्मेटा होते हैं छिद्र, स्टिग्मेटा। नेक्स्ट लिखोगे और स्टिग्मेटा के द्वारा, स्टिग्मेटा के द्वारा, सारी चीज एक बार लिख लो, क्लियर कर दूंगी। स्टिग्मेटा के द्वारा ग्रसनी गुहा से संपर्क बनाए रखती है। ग्रसनी गुहा से संपर्क बनाए रखती है। ग्रसनी गुहा से संपर्क बनाए रखती है। नेक्स्ट लिखोगे ग्रसनी गुहा के ऊपर, इसोफेगस कैविटी के ऊपर परिकोष्ठ गुहा का पृष्ठ छिद्र, परिकोष्ठ गुहा का पृष्ठ छिद्र यानी कि एट्रियल कैविटी का डोर्सल फोर छिद्र अवस्कर कहलाता है। अवस्कर या क्लोका, अवस्कर या क्लोका कहलाता है। देखिए अवस्कर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ऐसा छिद्र जिसमें गुद्दा व जनन मार्ग खुलता हो, ऐसा छिद्र। ब्रैकेट में लिख लीजिए या लिख लीजिए अगली लाइन, अवस्कर में गुद्दा तथा जनन छिद्र खुलते हैं। अवस्कर में गुद्दा तथा जनन छिद्र खुलते हैं। अवस्कर में गुद्दा तथा जनन छिद्र खुलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखोगे इस प्रकार की गुहा की उपस्थिति के कारण इस प्रकार की गुहा की उपस्थिति के कारण इस प्रकार की गुहा की उपस्थिति के कारण इसे वास्तविक देह गुहा कुछ हद तक माना जा सकता है। इसे वास्तविक देह गुहा कुछ हद तक माना जा सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने बहुत ही भाषा लिख ली अजीब सी, आपको लग रहा है नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। मैंने आपको एक चीज बताई है कि इस प्राणी में एक होता है गिल साइफन, एक होता है परिकोष्ठ साइफन। ये छोड़ दो जो मैंने लिखा है, गौर मत करो। अब जो बता रही हूँ उस पर गौर करो, चीज समझ में आएगी। कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनानी है। देखो गिल साइफन के द्वारा जल अंदर एंटर करता है। क्या करता है? जल अंदर एंटर करता है।
अब इस गिल साइफन का संदर्भ रहता है ग्रसनी से, ठीक है। ग्रसनी का संबंध रहता है परिकोष्ठ गुहा से। अब परिकोष्ठ गुहा का संबंध रहता है अवस्कर से। तो अब अपशिष्ट यहां से पार निकल सकता है। मेन बात यही है कि हर्डमानिया एक ऐसा जीव है जिसके अंदर एक गिल साइफन पाया जाता है, एक परिकोष साइफन पाया जाता है। साइफन बोले तो एक ऐसी संरचना जो जल का आदान प्रदान करती है, या तो जल को अंदर ले रही है या जल को बाहर निकाल रही है, ठीक है। गिल साइफन ने जल को अंदर लिया, ठीक है। परिकोष्ठ साइफन ने क्या किया, जल को बाहर निकालने का काम किया, ठीक है। अब इनका क्या है, आपस में संबंध बना हुआ है। इनका क्या बना हुआ है, आपस में संबंध बना हुआ है। मैंने आपको संबंध भी तो बताया किस प्रकार का संबंध रहता है, ठीक है। इस संबंध में आप इन चीजों को देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दिख रहा है आपको कि गिल जो परिकोष्ठ साइफन है ये गिल साइफन से जुड़ा हुआ है। आपस में संबंध होने के कारण ये जो जल है वो बाहर निकालना चाहते हैं तो ये निकाल सकते हैं। मेन बात तो यही है भाई। परिकोष्ठ के बारे में पूछे तो परिकोष्ठ एक साइफन है जिसके अंदर एक गुहा पाई जाती है जो जल को एकत्रित कर लेती है और अपशिष्ट पदार्थों को अवस्कर के द्वारा बाहर निकाल देती है। बस इतनी बात ध्यान में रख लो, ज्यादा चर्चा की हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। क्या इतना समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाहती हूँ? आया क्या भाई समझ में आपको? ऐसे ही हाँ कर रहे हो या समझ में आया? समझ में आया सबको कि क्या बताया मैंने, ये क्लियर हो गया? तो इससे आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं आगे। देखिए किसी भी प्राणी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके सिस्टम को पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर हमने इसके शरीर के बारे में बेसिक जान लिया कि इसके शरीर में क्या क्या संरचनाएं रहती है। गिल साइफन रहता है, परिकोष साइफन रहता है। अब हम जो बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि ये जो प्राणी है इसका पाचन तंत्र कैसा है, उत्सर्जन तंत्र कैसा है, शरीर कैसा है, इस पर अब चर्चा करेंगे। तो अब जो आपकी हेडिंग है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। क्या हेडिंग लगाओगे? पर्सन यहां से बनता है, ध्यान रखना। पर्सन छोटा आएगा तो एंडोस्टाइल क्या है, परिकोष्ठ क्या है, गिल साइफन क्या है, वहां से आ गया। लेकिन जो बड़ा पर्सन आता है तो वो इसके पाचन तंत्र से, इनसे आता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओगे पाचन तंत्र, हर्डमानिया का पाचन तंत्र। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए क्या लगता है, आहार नाल विकसित होगी क्या? बिल्कुल विकसित होगी क्योंकि प्राणी कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। तो लिखिए इसमें, हर्डमानिया में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। कैसी आहार नाल? पूर्ण विकसित आहार नाल। हर्डमानिया में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। इसकी आहार नाल मुख से लेकर क्लोका, अवस्कर, गुद्दा नहीं लिखेंगे अवस्कर लिखेंगे क्योंकि यही जनन छिद्र खुलता है। मुख से लेकर अवस्कर तक फैली रहती है। इसकी आहार नाल मुख से लेकर अवस्कर तक फैली रहती है। इसकी आहार नाल मुख से लेकर अवस्कर तक फैली रहती है। इसके अलावा इसमें यकृत तथा पाइलोरिक दो प्रकार की पाचक ग्रंथियां शामिल रहती हैं। हर्डमानिया की आहार नाल पूर्ण विकसित आहार नाल होती है जो मुख से लेकर अवस्कर तक फैली रहती है। अवस्कर ऐसा छिद्र है जिसमें मुख व जनन छिद्र, जिसमें गुद्दा व जनन छिद्र खुलता है।
ऊता प्लस जनन छिद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा कि मुख अवस्कर, मुख से लेकर अवस्कर तक तथा यकृत तथा पाइलोरी दो पाचक ग्रंथियां शामिल रहती है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू एक एक पार्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे मुख, एक एक पार्ट्स को देखेंगे, मुख से लेकर अवस्कर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओगे मुख। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा था एक रंध्र होता है जिसको हमने कहा गिल साइफन या गिल रंध्र, ठीक है। गिल साइफन बड़ा रंध्र हो गया। एक हो गया परिकोष्ठ साइफन बड़ा रंध्र। क्या लगता है कौन सा मुख से संबंधित होएगा? क्या लगता है कौन कौन सा? गिल, वेरी गुड, क्योंकि परिकोष्ठ सोजन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिल वाला है ये क्या है? ये मुख से संबंधित रहेगा। तो हम लिखेंगे हार्डमानिया का मुख, हार्डमानिया का मुख हार्डमानिया का मुख गिल रंध्र के अग्र सिरे पर पाया जाता है। हार्डमानिया का मुख गिल रंध्र के अग्र सिरे पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गिल रंध्र के अग्र सिरे पर पाया जाता है। लिख लिया। जो आगे चलकर गिल साइफन में खुलता है। जो आगे चलकर गिल साइफन में खुलता है। जो आगे चलकर गिल साइफन में खुलता है। प्राणी का मुख चार ओष्ठों से घिरा रहता है, चार होठों से घिरा रहता है, चार ओष्ठों से घिरा रहता है। प्राणी का मुख चार ओष्ठों से घिरा रहता है। ठीक है, जब भी इसको मुख बंद करना होता है तो ये अपने होठों को उसके ऊपर ढक लेता है, ठीक है। तो ये आपने लिखा मुख, ठीक है। अगली संरचना हम लिखेंगे मुख गुहा, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। दूसरा पार्ट लिखोगे आप मुख गुहा या बक्कल कैविटी। इसमें लिखिए, देखिए बक्कल कैविटी क्या होगी, क्या लगता है? देखो सीधी सी साधारण सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। देखिए गिल रंध्र तो क्या है? मुख है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये जाकर किस में खुल रहा है? गिल में खुल रहा है, गिल साइफन में, गिल की गुहा में खुल रहा है। तो अब देखिए ये जो गुहा है वही क्या होगी? मुख गुहा होगी। वही क्या होगी? मुख गुहा होगी, गिल साइफन की गुहा। लिखिए गिल साइफन की गुहा एक छोटी पतली गुहा होती है। गिल साइफन की गुहा एक छोटी पतली गुहा होती है जो कि मुख गुहा कहलाती है, जो कि मुख गुहा कहलाती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए जिस भी प्राणी में जल के द्वारा भोजन जल धारा के साथ अंदर आ रहा है उस प्राणी में सिलियरी एसन पाया जाता है। ये बात आपने पढ़ रखी है ना, सिलियरी फीडिंग पाई जाती है।
कि जिस भी प्राणी में जल धारा के द्वारा भोजन प्राप्त किया जा रहा है तो उसमें सीलिया पाई जाती है। अब ये मुख गुहा है ना, इस मार्ग पर क्या है, बहुत सारी सीलिया रहेगी। जो भी जल अंदर आ रहा है उस जल को क्या करती है, वो छान कर अंदर जाने देगी। तो क्या होगा, आगे लिखिए, साइफन, गिल साइफन के आधार भाग पर, गिल साइफन के आधार भाग पर, आगे लिखेंगे, गिल साइफन के आधार भाग पर, गिल साइफन के आधार भाग पर कुछ स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कुछ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, जिन्हें ब्रेंकियल टेंटिकल्स, गिल स्पर्शक, जिन्हें ब्रेंकियल टेंटिकल्स या गिल स्पर्शक कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गिल स्पर्शक कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई गुहा है, ये क्या है, कोई गुहा है, शिलोम है। ठीक है, ये कोई शिलोम है। इस शिलोम के अंदर कुछ स्पर्शक इधर से आ रहे हैं, यहां से ऐसे, और कुछ स्पर्शक इधर से आ रहे हैं। ठीक, ये स्पर्शक आपस में मिल जाएंगे तो यहां से आने वाली जल धारा जो है, यहाँ पर अंदर जो जल धारा आ रही है, वाटर स्ट्रीम जो आ रही है, इस जल धारा के लिए ये छलनी का काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, छलनी का काम कर लेंगे। मिलने के बाद में, अगर मिलेंगे नहीं तो दूर दूर रहेंगे, बीच में से जल निकलता रहेगा। लेकिन ये मिल जाते हैं, बहुत सारे स्पर्शक आपस में मिलकर एक छलनी सी बना लेते हैं, जिसे जल छनकर अंदर जाता है। तो लिख लीजिए इस बात को, ये स्पर्शक किनारों से एक दूसरे से मिलकर, ये स्पर्शक किनारों से एक दूसरे से मिलकर छलनी का निर्माण कर लेते हैं। छलनी का निर्माण कर लेते हैं, जो केवल सूक्ष्म आहार कणों को ही भीतर जाने देते हैं, जो केवल सूक्ष्म भोज्य पदार्थों को ही अंदर जाने देते हैं, जो केवल सूक्ष्म भोज्य पदार्थों को ही अंदर जाने देते हैं। लिख लिए, नेक्स्ट लिखिए, इसके अलावा ये स्पर्शक कीमो रिसेप्टर की भांति भी काम करते हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल, रसायन ग्राही। इसके अलावा ये स्पर्शक कीमो रिसेप्टर की भांति भी व्यवहार करते हैं। इसके अलावा ये स्पर्शक कीमो रिसेप्टर की भांति भी व्यवहार करते हैं, जो कि अंदर आ रही जलधारा का रासायनिक परीक्षण करते हैं, जो कि अंदर आ रही जलधारा का रासायनिक परीक्षण करते हैं। अंदर आ रही जलधारा का रासायनिक परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, हर्डमानिया में गिल स्पर्शकों की संख्या हर्डमानिया में गिल स्पर्शकों की संख्या 64 होती है। हर्डमानिया में गिल स्पर्शकों की संख्या 64 होती है।
जिसमें 8 स्पर्शक अत्यंत बड़े 64 होती है, अत्यंत बड़े ब्रैकेट में लिख लेना 50 मिमी साइज के, जिसमें से 8 स्पर्शक अत्यंत बड़े, 8 मध्यम आकार के, 8 स्पर्शक अत्यंत बड़े, नेक्स्ट लिखोगे 8 स्पर्शक मध्यम आकार के, 8 स्पर्शक मध्यम आकार के, 16 स्पर्शक सामान्य लंबे, 16 स्पर्शक सामान्य लंबे, और 32 स्पर्शक अत्यंत छोटे होते हैं। 32 स्पर्शक अत्यंत छोटे होते हैं। कितने हो गए? 32 हो गए क्या देखने? 8 स्पर्शक अत्यंत बड़े, 8 मीडियम आकार के, 32 जो है वो लंबे हैं, और सबसे लास्ट में लिखा है अत्यंत छोटे। क्या क्या लिखे हैं आपने? रिपीट करना एक बार, आप रिपीट करना। एक मिनट बोलिएगा। 8 स्पर्शक अत्यंत बड़े, उसके बाद में 8 मध्य आकार के, 16 हो गए, उसके बाद में 16 सामान्य लंबे, ठीक है, 32 हो गए, आगे 32 अत्यंत छोटे, 64 हो गए ना? ठीक है, तो इस प्रकार कितने स्पर्शक पाए जाते हैं? 64 स्पर्शक पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? छलनी का काम करते हैं और कीमो रिसेप्टर की भांति काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे ग्रसनी। इसके बाद में जो पार्ट आएगा बच्चों वो आएगा ग्रसनी। ग्रसनी को हम कहते हैं फेरिंग्स। आहार नाल पढ़ रहे हैं, आहार नाल का पहला पार्ट पढ़ा मुख, दूसरा मुख गुहा, और तीसरा हम ग्रसनी पढ़ रहे हैं, फेरिंग्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसोफेगस होती है ग्रशिका, ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी होगी फेरिंग्स। लिखिए, हार्डमानिया की आहार नाल ग्रसनी में खुलती है, मुख गुहा आहार नाल, आहार नाल का मुख गुहा वाला भाग ग्रसनी में खुलता है। हार्डमानिया की मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है, आहार नाल की मुख गुहा जो है वो ग्रसनी में खुलती है। नेक्स्ट लिखेंगे, हार्डमानिया की ग्रसनी को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे प्री ब्रेंकियल जोन, हिंदी में लिखेंगे गिल पूर्वी क्षेत्र। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए गिल पूर्वी क्षेत्र। प्री ब्रेंकियल जोन या गिल पूर्वी क्षेत्र, और दूसरा लिखोगे ब्रेंकियल जोन, यानी कि ब्रेंकियल कोश, गिल क्षेत्र। ठीक, 2 भागों में बांट दोगे। बांट दिया। एक नंबर हेडिंग लगाओगे प्री ब्रेंकियल जोन।
एक नंबर हेडिंग लगाओगे प्री ब्रेंकियल जोन। प्री ब्रेंकियल जोन, देखिए यह ग्रसनी का अग्रभाग होता है। यह ग्रसनी का अग्रभाग होता है। जो कि कुछ पक्षमाभी पट्टिकाओं के द्वारा पक्षमाभी जो कि कुछ पक्षमाभी पट्टिकाओं के द्वारा ब्रेंकियल कोश से अलग रहता है। इससे क्या रहता है? अलग रहता है। कुछ पक्षमाभी पट्टियों के द्वारा ब्रेंकियल कोश से पृथक रहता है। ब्रेंकियल कोश से अलग रहता है। इन पट्टियों को पेरी फेरेंजियल बैंड्स या परिगर्शनी पट्टिका कहा जाता है। इन पट्टिकाओं को पेरीफ्रेंजियल बैंड या फिर परिगर्शनी पट्टिका कहा जाता है। पेरीफ्रेंजियल बैंड या परिग्रसनी पट्टिका कहा जाता है। दोनों पट्टियों के बीच में दोनों पट्टियों के बीच में पाई जाने वाली खांच को दोनों पट्टियों के बीच में पाई जाने वाली खांच को परिग्रसनी खांच या पेरीफ्रेंजियल ग्रूव परिग्रसनी खांच कहा जाता है। पेरीफ्रेंजियल ग्रूव या परिग्रसनी खांच कहा जाता है। परिग्रसनी खांच कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रेंकियल कोश। दूसरी जो भाग है ब्रेंकियल जोन को लिखेंगे ब्रेंकियल कोश, ये वाला सेकेंड नंबर। ब्रेंकियल कोश, ध्यान रखना हार्डमानिया की आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, लिखिए इसे, लिख लीजिए इसमें ब्रेंकियल कोश में। यह हार्डमानिया की आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह हार्डमानिया की आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है।
भाग में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। इस भाग में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया की ग्रसनी की। तो हर्डमानिया की जो ग्रसनी होती है वो दो भागों में बंटी रहती है। एक तो गिल पूर्वी क्षेत्र और दूसरा है गिल क्षेत्र। अब गिल क्षेत्र है तो इसमें गिल वगैरह भी आएंगे, तो इस कारण ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, इन दोनों को पृथक करने के लिए बीच में कुछ पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन दोनों को पृथक करने के लिए बीच में कुछ पट्टिकाएं पाई जाती है, जिसको पक्षमाभी पट्टिकाएं कहा जाता है। पक्षमाभी पट्टिकाओं को परिग्रसनी पट्टिका के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक पट्टी या दूसरी पट्टी, इसके बीच का जो स्पेस है वो परिग्रसनी खांच के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आता है ब्रैंकियल जोन, और ब्रैंकियल जोन के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन सी संरचना होती है उसकी बात करते हैं हम। नाम लिखिए, ब्रैंकियल जोन में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। पहला लिखेंगे ब्रैंकियल छिद्र या स्टिग्मेटा। पहला लिखेंगे स्टिग्मेटा, पहली संरचना लिखेंगे हम स्टिग्मेटा। दूसरी लिखेंगे ब्लड वेजल्स, दूसरी लिखेंगे ब्लड वेजल्स। तीसरी संरचना लिखेंगे ब्रैंकियल फोल्ड, ब्रैंकियल वलन। तीसरी संरचना लिखेंगे ब्रैंकियल वलन। फिर लिखेंगे डोर्सल लेमिना, पृष्ठ पटल। किसी को हिंदी में लिखना है तो पृष्ठ पटल लिख लें भाई, डोर्सल लेमिना या पृष्ठ पटल। और फिर है एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल। स्टिग्मेटा, ब्लड वेजल्स, ब्रैंकियल फोल्ड, डोर्सल लेमिना, एंडोस्टाइल। और इस प्राणी की जो एंडोस्टाइल होती है, इस एंडोस्टाइल को हाइपोफेरेंजियल ग्रूव के नाम से भी जाना जाता है। डैश लगा के यहां पर आप लिख लोगे हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। क्या लिखोगे? हाइपोफेरेंजियल ग्रूव। स्टिग्मेटा हो गया एक नंबर संरचना, दूसरी रक्तवाहिनियां, तीसरी ब्रैंकियल फोल्ड यानी कि गिल के जो फोल्ड होते हैं वलन वो, डोर्सल लेमिना पृष्ठपटल, एंडोस्टाइल या फिर अधोग्रसनी खांच। हिंदी का नाम किसी को लिखना है तो लिख लीजिए अधोग्रसनी खांच। ठीक है, इतनी संरचना जो है वो ब्रैंकियल जोन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ब्रैंकियल जोन तक की संरचना को हमने देखा है, इसको हम कवर करेंगे हमारे अगले लेसन में।